अमेरिका द ग्रेट, कैसे अमेरिका डिस्कवर हुआ और कैसे दुनिया का सुपर पावर। एज अ मुस्लिम हमें अपने दौर के सुपर पावर को समझना बहुत जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन 4 खलीफाओं ने पहली बार मुसलमानों की इस छोटी सी एम्पायर को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनाया। लेकिन सिर्फ 30 साल के हुकूमत के बाद इस खिलाफत को यानी खिलाफत राशिदा को खत्म कर दी गई और ये एम्पायर मुसलमानों के एक खानदान बनो उमैया के कंट्रोल में आई, जिन्होंने इस एम्पायर को आने वाले कुछ ही सालों में और भी ज्यादा बढ़ाया और इसकी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन इसी बनो उमैया के दूसरे बादशाह यजीद बिन मुआविया के दौर में इस्लाम के तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया, करबला, जिसमें यजीद की फौज ने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के फैमिली पहले बैत के बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से शहीद किया। करबला के वाकयात के बाद उमैया खानदान से कोई भी बादशाहत नहीं छीन सके और ये मुसलमानों की इस पूरी एम्पायर पर हुकूमत करते रहे। लेकिन इन 70 सालों में मुसलमानों के दिल से करबला का दुख न निकल सका। जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, करबला का गम गुस्से में बदलने लगा। इसके अलावा बनु उमैया के दौर में सिर्फ अरबों की इज्जत थी और बाकी कौमों को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती और उन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाता था कि जैसे आज के दिनों अरब में बांग्लादेशी और इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। और आखिर 70 साल बाद बनु उमैया के इन्हीं गलतियों की वजह से लोग इनके इतने खिलाफ हो गए कि एक और खानदान अब्बासी खानदान को मौका मिल गया कि वो बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर सके। कहा जाता है कि अब्बासी खानदान के लोग हर शहर में जाकर वहां के लोगों को करबला के वाकयत का याद दिलाते थे, जिससे बनु उमैया खानदान के लिए गुस्सा और भी बढ़ जाता था और अब्बासियों ने इसी गुस्से को यूज करके उमैया खानदान के हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इस तरह दुनिया में एक नई खिलाफत पैदा हुई, अब्बासिद खिलाफत। इस अब्बासी खिलाफत के पहले खलीफा ने आते ही हुक्म दिया कि जहां भी उमैया खानदान का कोई भी बंदा नजर आए उसे मार दिया जाए, चाहे वो इस हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, किसी को भी नहीं छोड़ना। खलीफा के इस हुक्म के बाद अब्बासी फौज पूरी इस्लामिक एम्पायर में फैल गई और उन्होंने उमैया खानदान के बंदों को एक एक कर चुनकर मारना शुरू कर दिया और इस तरह बनु उमैया के लाखों लोग मारे गए। लेकिन इस सब के बाद भी अब्बासियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और इन्होंने सीधा बनु उमैया के कैपिटल दमस्कस की तरफ गए, क्योंकि वहां पर सारे बनु उमैया के बादशाहों की कब्रें थी और फिर अब्बासियों ने उन बादशाहों की डेड बॉडी को उनके कब्र से निकाला, फिर उन्हें कोड़े मारकर आग लगा दी। सिवाय बनु उमैया के एक खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज, इनके कब्र को अब्बासियों ने ठीक ठाक रहने दिया। अब बनु उमैया खानदान के जो लोग बच गए उन्हें पता था कि अब यहाँ रहना इम्पॉसिबल है, तो वो इस एम्पायर को छोड़कर मिस्र की तरफ भागने लगे और अब्बासी फौज इनका पीछा करने लगी। बनु उमैया पहले इजिप्ट की तरफ गए, वहां से लिबिया, अल्जीरिया और वहां से आखिर मोरक्को तक पहुंचे, लेकिन वहां भी अब्बासियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उमैया खानदान के लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो मजबूरन इस समुद्र को क्रॉस करके स्पेन में एंटर हुए। स्पेन इससे कई साल पहले मुसलमान फतेह कर चुके थे, तो बनु उमैया ने दोबारा वहां के मुसलमानों से स्पेन फतेह किया और फिर से वहां पर उमैया खानदान की एक नई हुकूमत बनाई। और इस तरह मुसलमान जो अब तक एक ही खिलाफत के अंदर रहते थे, पहली बार 2 एम्पायर्स में डिवाइड हो गए। यहाँ स्पेन ने उमैया खानदान ने इतनी जबरदस्त एम्पायर बनाई कि स्पेन आने वाले सालों में दुनिया की बेहतरीन कंट्री बनी और अगले 800 सालों तक कोई भी मुसलमानों से स्पेन दोबारा नहीं छीन सका। लेकिन अब 800 साल के हुकूमत के बाद स्पेन हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथों से निकलने वाला था, क्योंकि मुसलमानों के स्पेन के पास ही क्रिश्चियंस की 2 छोटी छोटी एम्पायर्स थी और ये दोनों अब तक हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अब अचानक एक एम्पायर के बादशाह किंग फेर्डिनेंड ने दूसरी एम्पायर की क्वीन इजाबेला से शादी कर ली और इस शादी के बाद इन दोनों एम्पायर्स की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई और ये दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड एम्पायर बनाई और मुसलमानों पर हमला कर दिया और लाखों मुसलमानों को शहीद करने लगे और मुसलमानों के साथ यहूदियों को भी मारने लगे। स्पेन में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, लेकिन वो जमाना आज की तरह नहीं था कि दुनिया में मुसलमानों का कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि जैसे ही स्पेन में मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुआ, उस वक्त के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह बयाजिद ने फौरन अपनी नेवी को स्पेन की तरफ भेजा कि वहां के मुसलमानों और यहूदियों बचाकर उस्मानिया सल्तनत की तरफ लाए और इन सबको ऑटोमन एम्पायर की सिटीजनशिप भी दी। और इन सबको ऑटोमन एम्पायर लाने के बाद
उस्मानिया सल्तनत ने यूरोप के किए गए जुल्मों का बदला लेने के लिए उनके ट्रेडर्स पर एशिया और यूरोप के दरमियान सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन यूरोपियंस इन सब के बाद भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर साल 1492 में क्रिश्चियंस ने स्पेन से मुसलमानों को हमेशा के लिए निकाल दिया। बट वेट, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इन सब का अमेरिका से क्या ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक है 1492, जिस साल स्पेन से मुसलमानों को निकाला गया। एग्जैक्ट उसी साल 1492 में एक स्पेनिश बिजनेसमैन एक बहुत ही अजीब और यूनिक प्रपोजल लेकर बादशाह फेर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला के दरबार में हाजिर हुआ, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। असल में उस्मानिया सल्तनत के बादशाह ने यूरोप पर इतनी सख्त पाबंदियां लगाई कि अब यूरोप और एशिया के दरमियान सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिससे यूरोप के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे, क्योंकि यूरोप एक बहुत ही कोल्ड इलाका था और वहां अपना कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं था और वहां की जमीन बहुत ही कम चीजें पैदा करती थी और यूरोप की ज्यादातर चीजें चाइना और इंडिया से ही आती थी। लेकिन अब उस्मानिया बादशाह ने यूरोप पर सारे रास्ते बंद कर चुके थे और अब यूरोप के लिए इंडिया पहुंचना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अब उनको इस छोटे से रास्ते के बजाय पूरे अफ्रीका को सर्कल करके इंडिया पहुंचना था और इस सफर में उनके बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते थे, जिसकी वजह से यूरोप में महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी और यूरोप के लोग बहुत गरीब हो चुके थे और इंडिया तक पहुंचना यूरोप के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इंडिया के मसाले सिनेमन, काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से थे। सिर्फ अपने टेस्ट की वजह से नहीं, बल्कि ये मसाले उस दौर के मेडिसिन में भी यूज किए जाते थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस जमाने में दुनिया में फ्रिजेस नहीं थे, तो लोग इन्हीं मसालों को यूज करके खाना पीने की चीजें खराब होने से बचाते थे। उस्मानिया सल्तनत के पाबंदियों के बाद अब यूरोप को इस छोटे से रास्ते के बजाय पूरे अफ्रीका को घूम के इंडिया पहुंचना पड़ता था। इस सफर पर उनका खर्चा भी बहुत होता था और बहुत सारी कश्तियां तबाह भी हो जाती। अब कोलंबस का प्लान ये था कि वो इंडिया की तरफ एक नया रास्ता ढूंढेगा, जिस रास्ते को उस्मानिया सल्तनत कंट्रोल नहीं कर सकेगी, और उसका ये आइडिया बादशाह और मलिका दोनों को बहुत अच्छा लगा और इस तरह कोलंबस 3 कश्तियों के साथ पहली बार एक नई दुनिया की तरफ रवाना हुआ और बर्म्यूडा ट्रायंगल को क्रॉस करते हुए ऑलमोस्ट 36 डेज के सफर के बाद कोलंबस की कश्तियां एक आयरलैंड तक पहुंचे। कोलंबस ने इस आइलैंड तक पहुंचते ही वहां कुछ ब्राउन कलर के लोग देखे, मतलब बिल्कुल इंडिया के जैसे लोग, और उसे लगा कि फाइनली हम इंडिया पहुंच चुके हैं। इसीलिए कोलंबस ने वहां के सारे लोगों को इंडियंस का नाम दिया और कहा जाता है कि अपनी मौत तक कोलंबस यही समझता था कि ये सारे इलाके इंडिया ही है। इससे कई साल बाद एक नए एक्सप्लोरर अमेरिगो ने पहली बार ये ऐलान किया कि ये इंडिया नहीं बल्कि एक नई दुनिया है, और इसी अमेरिगो की वजह से आज इन सारे इलाकों को अमेरिका कहा जाता है। कोलंबस के बाद स्पेन से लोग अमेरिका की तरफ आते गए और यहाँ के लोकल लोगों को मारकर अपनी एम्पायर बनाने लगे। इसीलिए आज भी अमेरिका में सबसे ज्यादा स्पेनिश जुबान ही बोली जाती है। स्पेन के बाद बाकी दुनिया को अमेरिका की इस नई दुनिया का पता चला तो फौरन फ्रांस, ब्रिटेन और पोर्चुगल ने भी अपनी आर्मीज अमेरिका की तरफ भेजी और इसे कब्जा करने लगे। नाउ यहाँ तक पिछले हजारों साल से मुसलमान ही दुनिया की सुपर पावर थे, उमैया, अब्बासिद, उस्मानिया। लेकिन अमेरिका के डिस्कवरी के बाद दुनिया में मुसलमानों की असली तबाही शुरू हुई। सब्सक्राइब